नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है माइग्रेशन ईसीसी टू एस फोर हाना पार्ट टू। अब पार्ट टू का क्या मतलब हुआ कि जब ईसीसी से आप एस फोर हाना में ट्रांसफ़र करोगे क्या मास्टर डाटा, तो वो कैसे करोगे? टूल के द्वारा करोगे डेफिनेटली। तो उस टूल का जो नाम है वो है माइग्रेशन कॉकपिट। ये एक टूल का नाम है। इसकी स्क्रीन मैं आपको मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी अवेलेबल नहीं है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। और हाँ, अगर आप माइग्रेशन कॉकपिट का अगर यूज़ कर रहे हो, बेसिकली आप यूज़ करने वाले हो, क्योंकि एल टी एम सी बेसिकली 2020 तक ही यूज़ होने वाला था। पर अगर जिसके पास अपग्रेड एस फोर हाना सिस्टम होगा तो डेफिनेटली एस फोर हाना सिस्टम 2022 का अगर होगा तो कॉकपिट माइग्रेशन कॉकपिट का ही यूज़ कर पाएगा। ठीक है। सो नाउ मेरा जो मेरा मेन कंसर्न है कि हम माइग्रेट कैसे करें। माइग्रेट करने के लिए पहले आप समझिए कि माइग्रेट करना क्या है। माइग्रेट करने के लिए आपको सिर्फ मास्टर डाटा ही माइग्रेट करना है। मास्टर डाटा और ट्रांजिशन डाटा आपको माइग्रेट करना है जो ओपन है, जो जिसके बैलेंस खुले हैं। एग्जांपल अब देता हूँ मैं आपको। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब माइग्रेट करोगे क्या क्या चीज़ एक्टिविटी, क्या क्या चीज़ें आपके पास आएगी और क्या क्या चीज़ें आपके पास नहीं आएगी। तो मतलब स्कोप में क्या है और आउट ऑफ स्कोप क्या है आपका। और अगर आपका वो माइग्रेट हो रहा है तो प्री डिफाइन एक्टिविटी क्या करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर मेरे पास प्रॉफिट सेंटर को मुझे अगर असाइन करना है, प्रॉफिट सेंटर को मुझे माइग्रेट करना है ईसीसी से हाना के अंदर, तो मैं क्या करूँगा। इसमें दो चीज़ें मुझे पहले करनी पड़ेगी। प्रॉफिट सेंटर ग्रुप हमारा बना होना चाहिए। प्रॉफिट सेंटर ग्रुप जो हमारा है वो सीईओ कंट्रोलिंग एरिया से असाइन होना चाहिए। कंट्रोलिंग एरिया बेसिकली हमारा कंपनी कोड से असाइन होना चाहिए। अगर ये एक्टिविटी हमारी अगर एज फॉर हाना टारगेट सिस्टम में अगर ये कन्फिगर हो रखा है तो हमें माइग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कन्फिगरेशन जो होती है वो ईसीसी से उठकर एज फॉर हाना में आ जाती है, जो कि बेसिस वाले कर देते हैं ये काम। तो माइग्रेट करने से पहले ये प्री डिफाइन एक्टिविटी को जरूर देखना। अब वो आप देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। ये लिंक दिया है मैंने, इस लिंक को आप पकड़िए, कॉपी पेस्ट कीजिए गूगल पे। गूगल पे खोलने पे ये स्क्रीन दिख जाएगी। ठीक है। ये स्क्रीन दिख जाएगी आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। अब ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है। एग्जांपल जब मैं प्रॉफिट सेंटर की बात करूँ, देखिए प्रॉफिट सेंटर आ गया। अब एक चीज़ आप दिमाग लगाइए कि प्रॉफिट सेंटर को अगर मुझे असाइन करना है, प्रॉफिट सेंटर को अगर मुझे माइग्रेट करना है, तो अब वो कह रहा है कि प्रॉफिट सेंटर ग्रुप। तो आप बताइए कि बड़ा पहले क्या है, प्रॉफिट सेंटर बड़ा है या प्रॉफिट सेंटर ग्रुप बड़ा है? डेफिनेटली जो प्रॉफिट सेंटर ग्रुप है वो ही बड़ा है। तो हम पहले उसको माइग्रेट कर पाएंगे, पहले हमें उससे माइग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है डायरेक्ट ट्रांसफ़र ईआरपी, और ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है AFS। तो ऑलवेज हमको अगर हम इसी से अगर ट्रांसफ़र कर अब मास्टर डाटा अपग्रेड वो कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो हमको ऑल हमेशा ये वाला फॉर्मेट, ये वाला हमें माइग्रेट अप्रोच लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो प्रॉफिट सेंटर ग्रुप को पहले हमें साइन करना पड़ेगा, ओ माइग्रेट करना पड़ेगा, तो हमें पहले इस पर ही क्लिक करना पड़ेगा। कौन से वाले पे? डायरेक्ट ट्रांसफ़र ERP। ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब ये स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन खुल जाएगी, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी प्रॉफिट सेंटर ग्रुप के रिगार्डिंग। ठीक है। तो मैं आपको उसमें से मोटा मोटा बता देता हूँ कि देखिए इन स्कोप में क्या कह रहा है वो। इन स्कोप में आपको कह रहा है कि स्टैंडर्ड हायरार्की असाइन टू द कंट्रोलिंग एरिया एंड प्रॉफिट सेंटर ग्रुप असाइन टू द स्टैंडर्ड हायरार्की। ठीक है। ये बेसिकली ये हमें मिल जाएगा। और क्या नहीं मिलेगा हमको, ये नहीं मिलेगा वैल्यू असाइन टू स्टैंडर्ड हायरार्की। ठीक है। वैल्यू असाइन टू वैल्यूज़, बेसिकली वैल्यूज़ असाइन टू स्टैंडर्ड हायरार्की, वैल्यूज़ असाइन टू प्रॉफिट सेंटर ग्रुप, स्टैंडर्ड हायरार्की बिलोंगिंग टू कंट्रोलिंग एरिया वेयर द एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव। ठीक है। ये चीज़ें बेसिकली क्या है कि ये चीज़ें इन स्कोप मतलब जो चीज़ें आपके पास रिसीव होगी जब आप माइग्रेट करोगे। आउट ऑफ स्कोप मतलब क्या होगा कि जो चीज़ें आपको रिसीव नहीं होगी। ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका। क्यों करता है? क्योंकि ये बताएगा कि आपको प्री एक्टिविटी क्या करनी है। ये क्या कह रहा है, फॉर योर migration you have to ensure that all the relevant customization of the migration object is available in the target system। वो कह रहा है कि रेलिवेंट कस्टमाइजेशन आपकी अवेलेबल होनी चाहिए इस फॉर हाना के अंदर। बिफोर यू कैन स्टार्ट द माइग्रेशन प्रोसेस, फॉर एग्जांपल इंश्योर द फॉलोइंग कस्टमाइजेशन टारगेट सिस्टम। माइग्रेशन करने से पहले आपको मतलब माइग्रेशन करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपकी जो कस्टमाइजिंग है रेलिवेंट वाली, क्या वो इंश्योर मतलब सही है या नहीं है। ठीक है। द स्टैंडर्ड हायरार्की बिलोंगिंग टू द प्रॉफिट सेंटर ग्रुप एंड असाइन टू द रेलिवेंट कंट्रोलिंग एरिया। ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी बेसिकली होनी चाहिए। इट मीन्स आपका वही कह रहा है कि जो आपका प्रॉफिट सेंटर है वो बेसिकली आपकी हिरार्की से असाइन होना चाहिए। जो आपका प्रॉफिट सेंटर है वो प्रॉफिट सेंटर की हिरार्की से असाइन होना चाहिए। ठीक है। दूसरा दूसरा ये है कि जो आपका जो कंट्रोलिंग एरिया है वो कंपनी कोड से असाइन होना चाहिए।
ठीक है। और जो आपका जो कंट्रोलिंग एरिया है वो भी असाइन होना चाहिए आपके प्रॉफिट सेंटर हायरार्की से। इट मीन्स अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो कंट्रोलिंग एरिया से असाइन होता है कंपनी कोड, वो आपको चेक करना पड़ेगा पहले। दूसरा आपको ये चेक करना है कि जो कंट्रोलिंग एरिया है उसके अंदर क्या आपका जो प्रॉफिट सेंटर का जो हिरार्की है क्या वो असाइन हो रखी है या नहीं है, ठीक है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तीसरा, आपका जो हिरार्की है प्रॉफिट सेंटर की क्या वो असाइन हो रखी है प्रॉफिट सेंटर ग्रुप से। अगर ये 3 से 4 चीज़ें अगर आपकी असाइन हो रखी है तो आप प्रोसीड कीजिए, आप माइग्रेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका जो काम हो जाता है तो आप फिर टेबल में आके चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टेप पड़ता है। ये है प्रॉफिट सेंटर ग्रुप का हिसाब। तो प्रॉफिट सेंटर ग्रुप के लिए बेसिकली आपको क्या क्या चाहिए, पहले कंपनी कोड को देखिए क्योंकि क्या वो कंट्रोलिंग एरिया से असाइन है या नहीं है। फिर कंट्रोलिंग एरिया को चेक कीजिए क्या वो जो आपके प्रॉफिट सेंटर हिरार्की क्या उससे असाइन है या नहीं है। तीसरा, कंट्रोलिंग एरिया बेसिकली आप सॉरी हिरार्की आपका क्या प्रॉफिट सेंटर से असाइन है या नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हाँ, सबसे पहले तो आपको देखो मैं आई एम सॉरी, आपको सबसे पहले कट ओवर एक्टिविटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये इम्प्लीमेंट है जो एसीपी जो बेसिस वाले करते हैं, पहले आपको ये इम्प्लीमेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इस नोट को, देन आप प्रोसीड कर पाओगे। ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको दे रखा है बिकॉज वी आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन, सो इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया, आप देख के इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि इम्प्लीमेंट के तरीके। देखिए कोई भी चीज़ को करने का एक तरीका होता है, वे होता है, स्टेप बाय स्टेप करना होता है। अब आपको पता होगा कि जब आपका जैसे एग्जांपल लीजिए ये बैंक है, तो बैंक नहीं बैंक की है, ये आपका बैंक की है। अब मैं यहाँ पे अगर सर्च करने जाऊँ बैंक की इन्फॉर्मेशन कि बैंक में क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करके आप पीछे आप स्क्रीन पे आइए वापस, और यहाँ पे लिखिए, नहीं यहाँ पे नहीं सॉरी, हाँ ये आ गया। अब देखिए बैंक काफ़ी सारे आ रहे हैं बट अभी मैंने सिर्फ बैंक की बात करी है, बैंक। और यहाँ पे हमें कौन सा लेना, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ईआरपी, तो मैं इस पर क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। इसमें से भी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ मैं। बेसिकली जो टेबल है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो ये बैंक है अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिस इज कॉल्ड अ बैंक की, ठीक है। देखिए, दिस माइक्रो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट ऑल द बैंक कीज फ्रॉम द BNK टेबल से, मतलब सोर्स सिस्टम जो ECC जो हमारा सिस्टम है उसे हम सोर्स सिस्टम बोलते हैं, उसमें से वो क्या करेगा, इस टेबल से उठाएगा डाटा और सीधा ट्रांसफ़र कर देगा एस फोर हाना के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली बैंक की अगर यहाँ पे लिखा आ रहा है बैंक, तो उस बैंक का मतलब है बैंक की का मतलब, ठीक है। तो जितने भी आपके बैंक की होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे एज पर आपका एस फोर हाना के अंदर। बट हाँ, एस फोर हाना के अंदर अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे क्या करा है, फॉर द इमिग्रेशन यू हैव टू इंश्योर ऑल द रेलिवेंट कस्टमाइजेशन। हाँ, मतलब रेलिवेंट कस्टमाइजेशन आपकी होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप बैंक की को जब माइग्रेट करने जाओगे तो आपसे ज़्यादा वो क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ठीक है। मतलब मैं आपको स्क्रीन को दिखाऊंगा, वहाँ पे आपसे क्या बोलेगा कि आप अपनी कंट्री डाल दीजिए, आपकी जो कंट्री है, कंट्री का जो साइन है वो डाल दीजिए। तो हमारा क्या है, आई एन डालने के बाद वो मैपिंग अपने आप ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा, माइग्रेट कर देगा, ठीक है। स्कोप में क्या आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर एस फॉर ECC में अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर फिल होगी तो ये आ जाएगी, अदरवाइज़ ये अगर एम्प्टी है तो एस फॉर हाना में भी एम्प्टी आ जाएगी। क्या क्या चीज़ें नहीं आएगी, ये चीज़ें आपकी नहीं आएगी, तो आपको ये देख के चलना पड़ेगा इसके रिगार्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी देख के चलनी पड़ेगी। ऐसे ही बेसिकली हमारा है नेक्स्ट जो है, देखिए अब आपका अगर बैंक की आ गया, IFSC कोड आ चुका है, तो आप अपना हाउस बैंक बना सकते हो। हाउस बैंक बनाने के लिए बेसिकली वो यही प्रोसेसर है, ठीक है। इस पर मतलब आप इस स्क्रीन पे जाइए, आपको यहाँ पे लिखना होगा, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हाउस बैंक। अब देखिए
कि यहाँ पे एक आ रहा है AFS, एक आ रहा है ERP, तो आपको ऑलवेज ERP ही सेलेक्ट करना है। इसमें भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि आपका जो सारा हाउस बैंक होगा, जितने भी आपके हाउस बैंक होंगे वो इस टेबल से उठ के आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये आपको नहीं मिलेगा, बैंक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं और सेमुलेशन, ये आपको नहीं मिलेगा। उससे पहले आपको सारी कस्टमाइजिंग करनी पड़ेगी। कस्टमाइजिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कस्टमाइजिंग होती है, इसलिए मैंने ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखी है। बैंक, हाउस बैंक और बैंक अकाउंट में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। बैंक का मतलब होता है बैंक की मतलब IFSC कोड, आपके सबसे पहले IFSC कोड होंगे ट्रांसफ़र। ठीक है, S/4HANA के अंदर। दूसरा, और हाँ, IFSC अगर पहले स्टेप की बात करूँ तो IFSC कोड आपके ट्रांसफ़र होने वाले हैं, तो उसके लिए आपसे कुछ नहीं मांगेगा, वो कंट्री मांगेगा। कंट्री इंडिकेटर जो होता है हमारा IN होता है, वो मांगेगा। वो आप मैपिंग कर देना। उसके बाद सारा वो जो ECC का जितना भी आपके हाउस बैंक बैंक की बने होंगे वो माइग्रेट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, हाउस बैंक का मतलब होता है कि जो आपका एक्चुअल बैंक, आपका जो एक्चुअल बैंक है। ठीक है, एक्चुअल बैंक, अगर मेरा बैंक है दिल्ली में, तो दिल्ली में कौन से ब्रांच में, तो वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर जो हमारा बैंक का जो नाम है, पूरा एड्रेस वैड्रेस सब कुछ इसमें आ जाएगा। फिर उस बैंक के अंदर हमारे कितने अकाउंट है वो इसमें आ जाएंगे। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है आपको कि पहले आपको 11 स्टेप फॉलो करना है बैंक का। बैंक की आपको पहले माइग्रेट करनी है, फिर आपको हाउस बैंक माइग्रेट करना है। फिर आपको ये बताना है कि अब उस हाउस बैंक के अंदर, उस बैंक के अंदर मेरे कितने अकाउंट हैं, क्योंकि एक बैंक के अंदर आप मल्टीपल तो नहीं है, 3 से 4 या 5 अकाउंट बना सकते हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका कंट्रोलिंग एरिया, सॉरी प्रॉफिट सेंटर, और आपका कॉस्ट सेंटर, मतलब कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर। पहले आपको ये पता होगा कि प्रॉफिट सेंटर को हमें पहले बनाना पड़ता है। तो प्रॉफिट सेंटर को बनाने के लिए बेसिकली आपको लगेगा प्रॉफिट सेंटर ग्रुप। तो प्रॉफिट सेंटर ग्रुप को आपको पहले माइग्रेट करना पड़ेगा, फिर आप प्रॉफिट सेंटर को माइग्रेट करना। उसके बाद आप माइग्रेट करना कौन सा, कॉस्ट सेंटर ग्रुप, फिर आपका कॉस्ट सेंटर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। जब आपका ये हो जाएगा तो एक बार ज़रूर चेक करना, टेबल के द्वारा भी और सिस्टम के द्वारा भी। ठीक है, बात रही GL, जनरल लेजर अकाउंट्स की, तो ये कस्टमाइजिंग का पार्ट है। इट मीन्स ये हुआ कि जब आप ECC से S/4HANA में जब कॉपी करते हैं, हम क्या कॉपी करते हैं, कन्फिग्रेशन, तो GL ऑटोमेटिकली आता है। तो मतलब ये हुआ कि फंक्शन लेवल पे GL माइग्रेट नहीं होंगे, GL ऑटोमेटिकली आपके बने बनाए मिल जाएंगे आपको S/4HANA के अंदर। ठीक है, ये होने के बाद एसिड, सबसे बड़ा इशू बेसिकली इसमें है, क्योंकि एसिड बेसिकली यहाँ पे काफ़ी टाइप के हो सकते हैं। एसिड मास्टर विद बैलेंस, इसमें बेसिकली कैपिटलाइजेशन वाले, AUC वाले, मतलब एसिड अंडर कंस्ट्रक्शन वाले बेसिकली माइग्रेट नहीं करते हैं लोग। और ये होता भी नहीं है, क्योंकि बैलेंस, क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स होती है जो नहीं आती है। मतलब इस टूल के अंदर AUC माइग्रेट आप कर सकते हो, बट AUC के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, इन्वेस्टमेंट होती है का। ठीक है, इंटरनल ऑर्डर होता है, तो वो कुछ चीज़ें होती जो नहीं आती, तो इसको बेसिकली लोग मैनुअल बनाते हैं। ठीक है, और जिस पे कैपिटलाइजेशन डेट नहीं होगी वो एसिड आप माइग्रेट नहीं कर सकते हो। तीसरा तीसरा एक और है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डीएक्टिवेटेड एसिड्स। डीएक्टिवेटेड एसिड का मतलब होता है जो एसिड हमने बेच दी हो। ठीक है, एसिड्स जो हमने बेच दी हो तो वो भी माइग्रेट नहीं होती है ऑटोमेटिकली। सिस्टम जो टूल है हमारा वो इसको पिक ही नहीं करेगा, इन 3 चीज़ों को सिस्टम पिक ही नहीं करेगा हमारा। ठीक है, बट इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लाऊंगा। ये मान लीजिए पहला एग्जांपल में क्या हुआ, ये मेरे एसिड के नंबर है 1000, 1002, 3, 4, 1104, ये हुए। उसके बाद क्या करा कि जो हमारा टारगेट सिस्टम था जो हमारा, ठीक है, जो हमारा टारगेट सिस्टम था, उस टारगेट सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या करा कि हमने इंटरनल नंबर रेंज को सिलेक्ट कर रखा था। इट मीन्स क्या हुआ कि हम एसिड्स के लिए नंबर रेंज मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पे हमने इंटरनल नंबर रेंज को सिलेक्ट कर रखा था। तो हमने क्या, इसमें क्या हुआ कि ECC में हमने ये डाटा डाला। ठीक है, कि ECC में हमारे ये एसिड बन रखे हैं, तो हाना में भी हमको ये चाहिए, तो हमने क्या करा, बिल्कुल यहाँ पे कॉपी उतार दिया था बेसिकली। मतलब एक मिनट, ठीक है, ये बेसिकली मैंने जो मेरा जब मैं माइग्रेट करना चाहता हूँ तो मैपिंग के लिए हमें एक्सेल शीट मिल जाती है, मतलब एक्सेल शीट मिलती नहीं है, वो हम डाउनलोड करते हैं।
तो हमने क्या करा कि ये हमने ऐसे मेंशन किया एक्सेल में, बट हमने इंटरनल नंबर रेंज को हमने सेलेक्ट कर रखा था। तो एस फोर हाना में क्या हुआ, नंबर रेंज ऐसे आ गई, कैसे आ गई, नंबर वाइज, सीक्वेंस वाइज, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, बट हमने तो ऐसे मांगा था। तो बेसिकली हमारी मैपिंग हुई गलत। तो इसके हमारा सोल्यूशन क्या निकला, हम टारगेट सिस्टम में हमने क्या किया, टारगेट सिस्टम के अंदर बेसिकली हमने क्या किया कि एक्सटर्नल नंबर रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया, जिसके वजह से हमने क्या करा कि जो हमारे एसिड्स है, ठीक है, जो हमारे एसिड्स है उनके नंबर ये रहे, ठीक है। और एस फोर हाना के अंदर बेसिकली देखिए ये नंबर रेंज हमारी यूज़ हो चुकी थी इसी एस फोर हाना के अंदर, तो ये गलत हो गई थी। बट एग्जांपल लीजिए, अगर आप फ्रेश कर रहे हो तो आप क्या करना, बिल्कुल कॉमन, मतलब दोनों के दोनों मैच कर लेना। ईसीसी और एस फोर हाना के अंदर, मतलब जो ईसीसी में डाला है वो एस फोर हाना के अंदर डाल लेना। ये फाइल की बात बता रहा हूँ, फाइल की। उसके बाद टारगेट सिस्टम में एक्सटर्नल नंबर रेंज को सिलेक्ट करना है। इसका मतलब ये होगा कि जो एक्सेल फाइल के अंदर जो मैं डाटा डाल रहा हूँ, मुझे उसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके टारगेट सिस्टम में, मतलब एस फोर हाना के अंदर। बट अगर वहाँ पे एक्सटर्नल पे अगर आपने क्लिक नहीं करा तो फिर ये नंबर रेंज भी बिगड़ सकती है, ठीक है। ये आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो अगर ये नंबर रेंज मैंने अगर यहाँ डाली है, इसे कॉपी करके मैं यहाँ डाल दूँगा, और एक्सटर्नल से टारगेट सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल नंबर रेंज को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। एक्सटर्नल नंबर रेंज किसका, एसिड क्रिएशन के नंबर रेंज हम मेंटेन करते हैं, वहाँ पे आके हम सबको एक्सटर्नल पे क्लिक करना है, सबको एक्सटर्नल पे क्लिक कर दो जब तक आपका माइग्रेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इशू है। अगर आपने ये इशू सॉल्व कर दिया तो आपका काम बहुत सारा इजी पड़ जाएगा, आपका एसिड कभी ख़राब ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें डेप्रिशिएशन भी आ जाता है। मतलब आप ये सोचिए कि अगर आप एसिड को माइग्रेट कर रहे हो तो एसिड के साथ उसके जीएल भी आ रहे हैं, और जीएल में काफ़ी सारे जीएल होते हैं, एसिड के अलग जीएल होते हैं और डेप्रिशिएशन के अलग जीएल होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो हमने गलती करी वो आप ना करें, ठीक है। नेक्स्ट एसिड होता है जीएल, जीएल बैलेंस लोड। जीएल बैलेंस लोड बेसिकली इसमें कौन से जीएल आते हैं, इसमें आते हैं आपके बैलेंस, मतलब एग्जांपल लीजिए कि जो जीएल होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जीएल जिसके रिगार्डिंग हम कोई दूसरी एंट्री मारते नहीं। एग्जांपल हमने कोई सेल करी तो हम दूसरी कुछ उसके रिगार्डिंग कोई एंट्री लगेगी नहीं, अब सेल हो गई तो हो गई। बट अगर मैं बात करूँ कस्टमर्स की और वेंडर्स की, तो इनका इन्वॉइस बनता है तो उनके सामने पेमेंट होती है, क्योंकि उनका एडवांस पेमेंट होता है। तो जीएल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ जीएल बैलेंस लोड, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। आपको हमेशा ये जो ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ उसको आपको हमेशा यूज़ करना है, इसी इसी की वजह से आप कर पाओगे काम। ओके, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो एक काम कीजिए, अब यहाँ पे आके F5 पे क्लिक कीजिए, यहाँ इसको सेलेक्ट कीजिए, तो F5 के रिगार्डिंग सारे आ जाएंगे। हाँ, एक और चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी जीएल के रिगार्डिंग। पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा जो आपका जीएल है वो क्या क्लासिक है या फिर आपका न्यू जीएल है। आप ये कैसे पकड़ोगे, क्लासिक और न्यू जेल में फ़र्क क्या होता है। क्लासिक जेल जो आपके पहले नॉर्मल जो चलते थे, और न्यू जेल में फ़र्क बस ये है कि उसमें डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग आ गया है। तो आपको ये चीज़ देख के चलनी पड़ेगी। ओके ठीक है, अभी आई थिंक मुझे नहीं मिल रहा है अभी।
ये रहा। इसमें हमें ईआरपी लेना है ऑलवेज, क्योंकि हमारा जो जीएल था वो उसमें डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग यूज़ हो रही थी, तो वो न्यू जीएल है हमारा। ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप जीएल के जो बैलेंस है वो अपलोड करने जाओगे, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या जो एस जो जो बिज़नेस है, क्या वो रीटा यूज़ कर रहा है, क्या रीटा रजिस्ट्रेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन अब्रॉड। अब क्या मतलब हुआ, अगर एग्जांपल लीजिए कि मेरे एस मतलब मेरी एक कंपनी है जो कि इंडिया में तो है, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मेरी 12 बिल्डिंग्स है, मतलब मेरे बिज़नेस के 12 बिल्डिंग है एग्जांपल लीजिए, उसमें हेड ऑफिस भी है, तो 11 बिल्डिंग हुई। एक हेड ऑफिस है, 11 बिल्डिंग है, उसमें प्लांट भी है, डिपो भी, सब है। बट उसमें से कोई एक भी प्लांट हो, डिपो हो, वो बेसिकली मेरा आउट ऑफ इंडिया है, यूएसए में है। और यूएसए में वो आप यूएसए की मतलब कैलिफोर्निया में मतलब उसको कैलिफोर्निया में उसका स्टोर है। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका जो एक कोई प्लांट है या फिर आपका कोई डिपो है वो अब इंटरनेशनल है। तो इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल वो रजिस्टर्ड भी होगा वो उस गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है। तो उसको, तो वो अगर वो एक्टिविटी अगर होती है तो वो रीटा के अंडर आती है। तो अगर वो है तो यू कैन नॉट माइग्रेट जीएल बैलेंस डाटा बाय इसके द्वारा। तो इस ये अगर है तो आप ये फिर ये वाला जो टूल है इसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा या खुद से करना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ नहीं है तो प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो डाटा होगा वो इस टेबल से उठ के आएगा। ठीक है। जो डाटा होगा वो इस टेबल से उठ के आएगा। ठीक है। इन्फॉर्मेशन के नाम पे ये इन्फॉर्मेशन सारी आ जाएगी। जीएल अकाउंट बैलेंस बिलोंग टू द लीडिंग और नॉन लीडिंग लेजर डाटा आर असाइन टू द पर्टिकुलर पार्टिसिपेटिंग कंपनी कोड। ठीक है। ये चीज़ें आप देख के डाल देना उसमें। इसमें इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एज इट वैल्यू ऑफ द एनी एडिशनल लोकल करेंसी डेट आर कस्टमाइज इन द सोर्स सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेसिकली एस फोर हाना ईसीसी के अंदर अगर मेरी कुछ अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट करेंसी में डील करता हूँ और वो मेंटेन है एस फोर हाना के अंदर, तो माइग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एस फोर हाना के अंदर मान लीजिए अगर आपका यूरोप का रेट चल रहा है 70 आपने ईसीसी में मेंटेन कर रखा है, और एस फोर हाना में आपका वो है 68, तो माइग्रेट नहीं होगा, आपको 70 का बनाना पड़ेगा एक और। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑन द सेम टाइम। ठीक है। एक्सटर्नल नंबर रेंज का यूज़ नहीं हो पाएगा वहाँ पे। ठीक है। अब उससे पहले आपको ये सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका जो वर्ज़न है अगर वो थोड़ा पुराना है, तो आप मतलब वर्ज़न पुराना नहीं, सॉरी, ये तो नॉन रीडिंग और लीडिंग वाला इशू है, वो तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। ये आपको एस नोट इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट करेंसी टाइप करेंसी की ये सब आपको देखनी पड़ेगी कंपनी कोड लेवल पे, कंपनी कोड लेवल पे, कंट्रोलिंग एरिया लेवल पे। सोर्स सिस्टम में और टारगेट सिस्टम में कोई भी चीज़ें मिसमैच नहीं होनी चाहिए, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। करेंसी की असाइन टू द करेंसी टाइप बिलोंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट मैच इन द सोर्स। मतलब घुमा फिरा के बात सिंपल सी यही है, कोई भी चीज़ें करो ईसीसी में जो है एस पर हाना में वो चीज़ें होनी चाहिए, तभी आपका माइग्रेट हो पाएगा। और ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो बनी बनाई होनी चाहिए। सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर और जीएल, जो कि हमने बताया होगा कि जीएल से पहले मैंने प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट सेंटर की बात करी थी मैंने। और सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट बेसिकली वो असाइन हो जाते हैं जब हम कंपनी जीएल बनाते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए जी सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट और जीएल अकाउंट ये दोनों तो खुद ही आ जाते हैं ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको, तो ये हमने बना दिए। ठीक है। तो जब ये एक्टिविटी हो जाएगी तो फिर हम उसको माइग्रेट कर पाएंगे। इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो हमारे जीएल के जो बैलेंस होते हैं, ठीक है, जीएल के जो हमारे बैलेंस होते हैं वो उठ के आ जाते हैं। अब जीएल में बेसिकली मान लीजिए कि बैंक का है एग्जाम्पल, अभी से बैंक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक साइड वो डेबिट है एक साइड वो क्रेडिट है। ठीक है। अगर जहाँ पे बैंक हो रहा है क्रेडिट, तो उसके अगेंस्ट जो डेबिट होगा वो हो जाएगा आपका ऑफसेटिंग अकाउंट। ठीक है। ऑफसेटिंग अकाउंट बन जाएगा।
और जहाँ पे वो अगर बैंक डेबिट हो रहा है तो उसकी जो अगेंस्ट पे जो क्रेडिट होगा वो ऑफसेटिंग अकाउंट बन जाएगा। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे ऑन द सेम टाइम। ठीक है, तो बैलेंस लोड में कोई दिक्कत नहीं है, जीएल पे ओपन बैलेंस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, जो इशू है बेसिकली वो एसिड अकाउंटिंग के अंदर है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल नंबर रेंज का यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर मैं बात करूँ इन सब की, तो इन सब में से आपको अपनी जो फॉर्म आपकी आपको क्या करना अपना आपने जो ऑफसेटिंग अकाउंट बनाया है, पहली बात तो आपको बताता हूँ कि ऑफसेटिंग अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा फॉर माइग्रेशन पर्सपेक्टिव के लिए। 5 बनेंगे, एपी के, एआर के, जीएल के, एसिड्स के, इन्वेंट्री के। ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा, याद रखिए इस चीज़ को, करना है तो करना पड़ेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ पे। ठीक है, बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाओगे आप ये ये पार्ट रहेगा बैलेंस शीट का। और जो अकाउंट ग्रुप रहेगा वो बेसिकली वो कंपनी डिसाइड करती है। बट बेसिकली क्या होता है कि जब हम बैलेंस मतलब जो हमारे ऑफसेटिंग अकाउंट है वो बैलेंस शीट में तो रखते हैं, पर हम ग्रुप के देते हैं उनको अदर्स। क्योंकि अगर मैंने उसको बोला करंट अकाउंट करंट एसिड, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, डेटर्स में एक्सेप्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट बनती नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर भी हम कैटेगरी दे देते हैं। तो या फिर आप नई कैटेगरी बना लीजिएगा, वो भी अदर्स के नाम पे। बैलेंस शीट का होना चाहिए, बट ग्रुप जो होना चाहिए वो अदर रख दीजिए आप। ठीक है, एपी अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीबल, जीएल, इन्वेंट्री और एसेट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग आपको नया ऑफसेटिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना ऑफसेटिंग अकाउंट देखना है। और जो मैपिंग है, मैपिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, मैं बता देता हूँ कि मैपिंग में क्या है। अगर हम कोई एंट्री कर रहे हैं तो उसमें बिजनेस एरिया आता है, उसमें प्रॉफिट सेंटर आता है, उसमें टैक्स आता है, उसमें रेफरेंस आती है, उसमें असाइनमेंट आता है, उसमें प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट सेंटर आपका आता है, बिजनेस एरिया आता है। तो वो आपसे पूछेगा कि क्या आपको आपको जो ये चीज़ें है कंफर्म करके ले आनी है नहीं ले आनी है। तो आप उसको अगर कंफर्म करते हो तो आप माइग्रेट कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर आपने उसको कंफर्म नहीं किया तो कोई बात नहीं, वो उसे माइग्रेट नहीं करेगा, उसको छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, बट इन चारों के अंदर आपको नंबर रेंज को इंटरनल ही रखना है, क्योंकि जब आप उनसे कट ओवर एक्टिविटी लोगे तो उन्होंने जो नंबर रेंज यूज़ की होगी वो क्या करेंगे कि 50 ये अपडेट दे देंगे वो एस फोर हाना के अंदर। तो अब उसके बाद क्या होगा, जो एंट्री स्टार्ट होगी वो 51 से रहेगी। एग्जाम्पल के लिए 10 एंट्री है तो 51 to 61, तो वो समझ जाएंगे कि इतनी जो एंट्रीज है वो बेसिकली माइग्रेशन में टाइम यूज़ होगी। तो ये चीज़ आपको अपडेट करनी है उनको भी और अपने आप को भी। इंटरनल ऑर्डर बेसिकली आप कर सकते हो, बट इन्वेंटर ऑर्डर के अंदर काफ़ी सारी फील्ड्स होती है जो कि आप फिल आउट नहीं कर पाओगे, मतलब वो आपको नहीं मिलेगी माइग्रेशन के द्वारा। तो आपको ये LSN-W या एल टी एम से यूज़ नहीं हो पाएगा, तो LSN-W से या मैनुअली आपको बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, क्योंकि एसिड्स का सबसे बड़ा मैटर करता है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सटर्नल का यूज़ करना पड़ेगा। और इनमें आपको ऑफसेटिंग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। बेसिकली आपको इन सब के लिए ऑफसेटिंग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। और ऑफसेटिंग अकाउंट बेसिकली आपके 5 ही बनेंगे, अकाउंट्स पेबल के, अकाउंट रिसीबल के, जीएल के, एसिड अकाउंटिंग और इन्वेंट्री का ही बनता है। ठीक है, याद रखना हमेशा। ठीक है, उसके बाद इन सब के नंबर रेंज जो होंगे वो इंटरनली रहेंगे, बट एसिड का एक्सटर्नल रहेगा ऑलवेज। क्योंकि एसिड, अगर ये चीज़ें क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने आपके जो क्लाइंट है वो कहते हैं कि जो एस फोर हाना में जो ईसीसी में जो हमारे एसिड के जो नंबर थे वही मुझे सेम टू सेम चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने क्लाइंट के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बेसिकली हमने ये बताया कि जो माइग्रेट जो हम करते हैं तो किस तरह करते हैं, उसके पाथ क्या है। ऐसे नहीं कि हमने कोई भी चीज़ उठा ली, हमने सीधा बैंक हाउस आपने सीधा बैंक अकाउंट आपने सेलेक्ट किया जो, ठीक है, आपने माइग्रेट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसके प्री डिफाइंड एक्टिविटीज़ को करना पड़ेगा। आपके अगर आपको बैंक अकाउंट बनाना है तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए आपको हाउस बैंक बनाना पड़ेगा, हाउस बैंक बनाने के लिए आपको बैंक ही बनाना पड़ेगा। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ऐसे ही माइग्रेशन में होता है ये। माइग्रेशन में आपको ये 2 ऑप्शन देगा कि क्या आपको उसकी प्री डिफाइंड एक्टिविटीज़ जो करते हैं क्या वो आपको चाहिए या फिर आप खुद कर लोगे बाद में। आपसे पूछेगा कि ऐड या डू नॉट ऐड करते हो तो सारी फील्ड आ जाएगी, सारी सारी वो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो, और मैं सेलेक्ट करता हूँ और मुझे ऑप्शन आता है कि क्या आपको उसके प्री डिफाइंड एक्टिविटीज़ को करना ऐड करना है, तो अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो फिर ये 2 चीज़ें और आ जाएगी। तो वो बताएगा कि हाँ आपको ये 3 चीज़ें ऐसे करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ें भी अच्छी है देखा जाए तो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देख के चलनी पड़ेगी।
और उस अगर इसके द्वारा और इसके अलावा अगर आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए बिल्कुल कट टू कट वाला जिसमें हर एक चीज़ लिख रखी है कैसे करना है क्या करना है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं आप मुझे इसी के नीचे, इस वीडियो के नीचे। ठीक है, तो कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से प्लीज़ पूछते हैं। थैंक यू सो मच।